नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको पता होगा पिछले काफी समय से जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। अभी हमारे पास अगर आप देखोगे तो लगभग 640 जी हाँ 640 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेक्स रिजर्व है। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि जो आईएमएफ है उन्होंने एक प्रकार की वार्निंग कह लीजिए या फिर सजेशन कह लीजिए, ये यहां पर आरबीआई को दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और ये कहा है कि जिस प्रकार से आप अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाते जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कमी लाइए। कहने का मतलब है कि आईएमएफ ये कह रही है आरबीआई से कि जो आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंटरवेंशन करते हैं, आपको पता होगा कि जो भी डॉलर्स वगैरह भारत के अंदर आता है या फिर डॉलर भारत से बाहर जाता है तो उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक आरबीआई उसको या फिर किसी भी देश के अंदर अगर आप देखोगे जो सेंट्रल बैंक है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि हमारी जो करेंसी है, जैसे इस केस में $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज ना आ जाए। तो यहां पर आईएमएफ ये कह रही है कि आप जानबूझकर जो अपनी करेंसी है, मतलब कि $1 इक्वल्स टू जो 75 रुपीज है, उसको जानबूझकर आप कमजोर रखने की कोशिश कर रहे हो। वो मजबूत हो सकता था लेकिन आप उसके बावजूद भी कमजोर कर रहे हो। ये आप यहां पर देख भी पाओगे, आईएमएफ एडवाइसेस आरबीआई अगेंस्ट एक्सेसिव फॉरेक्स इंटरवेंशन। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, आपको याद होगा, आई एम श्योर कि शायद 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जो यूएस की ट्रेजरी है, मतलब कि वहां यूएस के अंदर उन्होंने ये बोला था भारत को इन करेंसी मैनिपुलेटर, मतलब को भारत को करेंसी मैनिपुलेटर के लिस्ट में डाल दिया था। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में आऊंगा, लेकिन उसके पहले आप देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, आईएमएफ ने यहां पर एक प्रकार का एडवाइस दिया है आरबीआई को कि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो इंटरवेंशन करते हो, जो दखल देते हो, उस दखल में आप थोड़ी सी कमी लाइए। ऑल्दो मैं बता दूं कि यहां पर आईएमएफ ने तारीफ भी की है कि भारत का जो पॉलिसी एफर्ट है वो बहुत अच्छा रहा है, जिसकी वजह से आज के डेट में हमारे पास काफी अच्छा रिजर्व हो गया है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल पोजीशन है भारत की वो काफी हद तक मजबूत हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी आरबीआई जिस तरह से इंटरवेंशन कर रहा है उसमें थोड़ी सी यहां पर कमी लाने की जरूरत है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊं, लेकिन उसके पहले यहां पर भारत का रिजर्व कितना है ये आप देख सकते हो। लेटेस्ट आंकड़ा यहां पर अगर आप देखोगे तो 640 बिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा, और हम विश्व भर में यहां पर आप देखिए 4th नंबर पर देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है चाइना के पास है, $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा उनके पास देखने को मिलता है। फिर जापान है, स्विट्जरलैंड है, भारत है यहां पर। और आरबीआई ने अपने जो लेटेस्ट रिपोर्ट था उसके अंदर यह बताया था कि जून 2021 तक भारत के पास करीब 15-16 महीने का रिजर्व पड़ा हुआ है। मतलब मान के चलो कि जैसे अगर हमारे पास कोई पैसा नहीं आता है, डॉलर भारत में नहीं आता, मान के चलो, तो उसके बावजूद भी हमारे पास इतना रिजर्व है कि 16 महीने तक, 16 महीने तक हम अपना गुजारा कर सकेंगे। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो यह भी बताया जा रहा है कि जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज है, कैपिटल फ्लो आउट वोलेटिलिटी हो गया, कहने का मतलब भारत में जो लोग निवेश करके आए थे, मतलब जितना डॉलर्स लेकर आए थे, हो सकता है वो अचानक से भारत से जाने भी लगे, उस केस में डॉलर का बहुत ज्यादा आउटफ्लो होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो भारत के पास काफी अच्छा रिजर्व रखा हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखिए तो हमारी जो जीडीपी है उसका हमने 5 से 6% जो फॉरेक्स है उसको परचेज किया था 2020-21 में। अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा परचेज किया गया था। वैसे जो बताया जाता है कि 2 से 2% तक मैक्सिमम यहां पर परचेज करना है। परचेज का मतलब यह कि आरबीआई जो है वो डॉलर खरीद रही है, क्योंकि रिजर्व कैसे बढ़ेगा आप खुद सोचो। फॉरेक्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली 90% तो आपको पता ही है कि यहां पर जो फॉरेन करेंसी है उसी की बात करते हैं। उसके बाद गोल्ड आता है, फिर एसडीआर आपने सुना होगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो गया, और फिर रिवर्स ट्रांसपोजिशन हो गया। तो ये 4 चीजें आती हैं, लेकिन 90% से ज्यादा इसमें फॉरेन जो करेंसी होता है वो होता है। उसमें भी अगर आप देखिए तो जो डॉलर है वो देखने को मिलेगा। तो यहां पर 2020-21 में हमने अपने जीडीपी का 5 से 6% जो रिजर्व है, जो फॉरेक्स है, उसको परचेज किया था। लेकिन ये सारी चीजों को देखते हुए आईएमएफ थोड़ा सा परेशान हो रहा है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो ये कह रहा है कि आप जो इंटरवेंशन करते हो, जिस तरह से आप डॉलर को परचेज कर रहे हो, मतलब आरबीआई जो परचेज कर रही है, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ मार्केट कंडीशन जब डिसऑर्डर हो जाए उसी केस में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खूब सारा परचेज करते जा रहे हो, डॉलर लेते जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आईएमएफ ने 2019 में भी कुछ ऐसा संकेत दिया था भारत को, और यह कहा था कि जो इंटरवेंशन है उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं कहा था। इस बार क्या हुआ है, आईएमएफ ने यहां पर एक्सप्लिसिटली बोल दिया है और यह कहा है कि जिस प्रकार से आप रिजर्व बढ़ा रहे हो अपना, उसमें स्लो ना है। एंड आई एम श्योर कि अभी तक बहुत से लोगों को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये
फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन का मतलब क्या है। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे कि मान लो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारा डॉलर भारत में आ रहा है, कई सारे डील्स हो रहे हैं। जैसे रिलायंस हो गया, आप रिलायंस का एग्जांपल लो। रिलायंस ने यहां पर रिलायंस जियो का आपने देखा होगा गूगल के साथ बहुत सारा पार्टनरशिप हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से डॉलर आ रहा है भारत के अंदर। अब आप खुद सोच के देखो, यहां पर जब भारत में बहुत सारा डॉलर आता जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी डॉलर की, तो यहां पर क्या होगा, जो हमारी रुपी है वो स्ट्रांग होगी ना, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ी है। जैसे कि मान के चलो अभी $1 इक्वल्स टू कितना है, 75 रुपीज है। तो आपको पता है इकोनॉमिक्स में जब भी किसी की सप्लाई बढ़ती है तो यहां पर उसमें थोड़ा सा कमजोरी आता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, भारत में क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा इनफ्लो हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पर जो रुपी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आरबीआई क्या करता है कि इसको रुपी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने दे रहा है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है इस समय, अब यहां पर भी आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए मान के चलो, मैंने आपको पहले ही बता दिया $1 इक्वल्स टू कितना चल रहा है, मान के चलो 75 रुपीज, ठीक है, 75 रुपीज चल रहा है। और मान के चलो कि ये जो ऑरेंज है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऑरेंज जो हमारा नागपुर ऑरेंज है उसको हम यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, और ऑरेंज का प्राइस भी मान लो 1 kg इक्वल्स टू 75 रुपीज चल रहा है, मान के चल लो। अब मैंने आपको क्या बताया कि भारत के अंदर डॉलर खूब सारा आ रहा है, लोग निवेश करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, एफडीआई के अंदर, बहुत सारी चीजें हो रही है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे $1 इक्वल्स टू हमारा रुपी स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब रुपी किधर जा रहा है, 50 रुपए की तरफ जा रहा है। पहले क्या होता था, अगर यहां पर यूएस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, उसको 1 किलो ऑरेंज चाहिए भारत से, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली $1 पे करता था। ये आपको बात समझ, क्यों $1, क्योंकि ये 75 रुपए का है, तो उसको 75 रुपए के लिए कितना देना होगा, $1 देना होगा। तो वो $1 देता था और उसको 1 किलो ऑरेंज मिल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि यहां पर डॉलर जो है वो आपका कमजोर हो रहा है, रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, तो रुपी यहां पर $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज हो गया, मतलब रुपी स्ट्रांग हो गया। इस केस में आप सोच के देखो कितना पे करना पड़ेगा उसी यूएस के व्यक्ति को, उसको पे करना होगा यहां पर $1.5, इजंट इट, $1.5 देना होगा, तभी उसको 1 किलो ऑरेंज मिलेगा। इसका मेन कारण क्या है, इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, यहां पर ऑरेंज का प्राइस उतना ही है, लेकिन क्योंकि रुपी यहां पर स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर जो यूएस का व्यक्ति है उसके लिए महंगा हो गया है ऑरेंज। इसके लिए क्या होगा कि यूएस वाला व्यक्ति अब भारत से शायद नहीं खरीदेगा, हो सकता है चाइना से, दूसरे देशों से खरीदेगा, क्योंकि यहां पर ऑरेंज जो है उसको भारत में महंगा पड़ रहा है। लेकिन भारत में अभी आपको पता है हम एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि यहां पर हमारा एक्सपोर्ट कमजोर हो। इसके लिए आरबीआई क्या करती है कि जो भी डॉलर भारत के अंदर आ रहा है उसमें से काफी सारा डॉलर अपने रिजर्व में इकट्ठा करती रहती है, मतलब डॉलर को खरीद लेती है और रुपी की सप्लाई मार्केट में कर देती है। आया समझ में। तो ये जो किया जा रहा है ना आरबीआई के द्वारा, डॉलर को खरीद लेना और रिजर्व इकट्ठा करते रहना और रुपी यहां पर जाता जा रहा है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज इंटरवेंशन, फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन। और इसीलिए यहां पर आईएमएफ ने एक तरह से एडवाइस किया है कि आप ये जो भी चीज कर रहे हो ना इतना ज्यादा, ये सही नहीं है, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं एक प्रकार से। तो आई होप कि अब आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि आईएमएफ यहां पर क्या कहना चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई का क्या कहना है, देखो आरबीआई ने डायरेक्टली अभी तक आईएमएफ के ऊपर कमेंट नहीं किया है, लेकिन जब भी आरबीआई से ये चीज पूछा गया है तो आरबीआई का यही कहना है कि देखिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, वो बाकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं पूरे विश्व में उसी की तरह होता है, हम कोई डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। यहां पर किस तरह का इंटरवेंशन होगा वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सचेंज रेट रिजीम कैसा चल रहा है, ओपननेस कितनी है इकोनॉमी की, यहाँ पर भारत के अंदर क्या हमारा लक्ष्य है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पर जो सेफ्टी, लिक्विडिटी, कई सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये कहना, आरबीआई का ये कहना है कि ऐसा कहना कि भारत बहुत ज्यादा इंटरवेंशन कर रहा है, ये गलत है। आरबीआई ने इसको एक प्रकार से नकार दिया है। तो ये पूरा मामला है। लेकिन यहां पर जाने से पहले मैं आपको जो स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि अमेरिका ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट के अंदर डाला था, वो यही है, इसको करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट कहते हैं। इसके अंदर कई सारे देश देखने को मिलेंगे। इसके अंदर 3 क्राइटेरिया होता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेना उसको में। यहां पर 3 क्राइटेरिया को जो यूएस है वो देखती रहती है और उसके हिसाब से डिसाइड करती है कि किस देश को यहां पर करेंसी मैनिपुलेटर के लिस्ट में डाला जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये सारे देश आपको यहां पर जो है करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट, मतलब कि ये देश भी कहीं ना कहीं अपनी करेंसी को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज था। आई होप कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट था इससे रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर हम क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो आपको बताना यहां पर जो 2 स्टेटमेंट दिए गए, इट इज रिगार्डिंग पोस्ट लिबरलाइजेशन, मतलब 1991 के बाद से भारत की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन है
वो कैसा था, उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।